हेलो फ्रेंड्स, क्रैक बीपीएससी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जनवरी का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जनवरी 2024 का। इससे पहले हम लोगों ने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर इन 4 मंथ का करंट अफेयर्स कवर कर लिया है। नेशनल का एंड बिहार स्पेशल दोनों का सेपरेट आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग बिहार स्पेशल का भी कवर कर रहे हैं। लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, हम लोगों ने बहुत डिटेल में कवर किया है और जनवरी से हम लोग बहुत डिटेल में कवर करने वाले, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ऑन एन अप्रॉक्स हम लोग हर टॉपिक पे कवर किए और डिफरेंट सोर्सेज से, जितने भी सोर्स हैं, जो भी स्टैंडर्ड सोर्स है, लाइक स्टैंडर्ड सोर्स में हम लोग विजन आईएएस देखते हैं, वाजीराम का हम लोग देखते हैं, इवन दृष्टि का देखते हैं, मतलब जो भी स्टैंडर्ड सोर्स है, लाइक हम लोग इडिटोरिया देखते हैं। तो जो भी स्टैंडर्ड सोर्स है हम लोगों ने सबको कंपाइल किया है, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली न्यूज़पेपर जैसे हिंदू, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, मतलब डेली आपको इसका कटआउट मिल जाएगा। तो डेली हम लोग जो भी डेली न्यूज रहा है वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स हम लोग का न्यूज़पेपर ही है, बाकी रेफरेंस हम लोगों ने अलग अलग जगह से लिया है। तो चलिए करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं आज का। तो आज स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी का पहला सेक्शन रहता है एज यूजुअल, जैसा आप लोग पहले भी देख रहे होंगे। देखिए जनवरी का है करंट अफेयर्स, पॉलिटी से शुरू करते हैं। देखिए ट्राइब्यूनल सिस्टम, ठीक। अब जो ट्राइब्यूनल सिस्टम था ना, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। देखिए 1976 में रिकॉग्नाइज किया जाता है आर्टिकल 323 और 323B, ये दोनों को। मतलब अब ये न्यूज़ में इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो भी ट्राइब्यूनल्स होता है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, कोई भी ट्राइब्यूनल, वो गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी डायरेक्शन नहीं दे सकता है। लाइक कि आप कोई भी ये नहीं कर सकता है कि जब गवर्नमेंट आप ये काम नहीं कर रही तो ये पॉलिसी फॉर्म करो, ये नहीं कर सकते, इसलिए ये न्यूज़ में था। अब देखिए ये दोनों, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एग्ज़ाम में क्या पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट, ये दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। अब आर्टिकल 323A जो है वो अब ट्राइब्यूनल बनाएगा कौन, तो ये पार्लियामेंट बनाएगी, ये ध्यान रखिएगा। दोनों स्टेट लेवल के लिए और सेंट्रल लेवल के लिए, दोनों के लिए पार्लियामेंट बनाती है। जो भी मैटर्स होता है उसको एडजुकेट करने के लिए, जैसे कोई भी मान लीजिए कोई जैसे वाटर ट्राइब्यूनल बना है, कावेरी वाटर ट्राइब्यूनल, तो ये सब है कि उस पर्टिकुलर इशू के लिए, तो कोई भी इशू के लिए बनता है, ठीक। और दूसरा है आर्टिकल 323B। अब इसमें क्या है कि जैसे कोई जैसे टैक्स से रिलेटेड है, लैंड से रिलेटेड है, इन सब से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है कि दोनों पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ट्राइब्यूनल को उस स्पेसिफिक इशू के लिए बना सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 323A और 323B पूछता है, ठीक। अब जैसे इसका जो, अब मान लीजिए ट्राइब्यूनल में कोई केस चल रहा है, ठीक, तब उसका अपील कहाँ जाएगा, तो इसका अपील क्या होता है ना, कंसर्न हाई कोर्ट से जाता है। मान लीजिए बिहार गवर्नमेंट कोई ट्राइब्यूनल बनाई है उसी चीज़ से रिलेटेड, तो उसका कंसर्न हाई कोर्ट में जाएगा, या फिर जो भी है। देखिए MP लैड्स स्कीम जो है वो उससे रिलेटेड एक है, ई साक्ष्य मोबाइल एप्लीकेशन आया है। अब ई साक्ष्य मोबाइल एप्लीकेशन में क्या है कि जैसे जो भी जो MP लैड्स में क्या होता है ना कि जो भी MP होते हैं सर्टेन कोई कंसर्न कॉन्स्टिट्यूंसी के, मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई MP है, तो उसमें कोई भी काम रिकमेंड करता है। मान लीजिए कोई रोड बनवाना हुआ या फिर कोई नाली बनवाना हुआ, कोई भी काम रिकमेंड करता है MP लैड्स के थ्रू। तो अब वो काम को ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं, ठीक। और MP लैड्स स्कीम जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक प्रोग्राम एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए फॉर्मेशन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन, ठीक। अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल अरविंद पनगड़िया जी को फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है। अब ये 16वां फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन को बनाया गया, ये ध्यान रखिएगा। अब चेयरमैन अपॉइंट कैसे होता है, तो आर्टिकल 280 के तहत ये होता है अपॉइंटमेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चेयरमैन को। उसके बाद चेयरमैन के अलावा 4 मेंबर और हैं होते हैं, जैसे कि नारायण झा हैं, सौम्यकांति घोष और एनी जॉर्ज मैथ्यू और मनोज पांडा। इन चारों का नाम याद रखिएगा, नाम पूछ देता है डायरेक्ट कभी कभी। अजय नारायण हो गए, सौम्यकांति घोष हो गए, मनोज पांडा हो गए और एनी जॉर्ज मैथ्यू, ये 4 नाम भी याद रखिएगा। चेयरमैन किन्हें बनाया गया है, तो
अरविंद पनगरिया को बनाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अब 16 फाइनेंस कमीशन का क्या है कि वो फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है, टैक्स का जो भी रेवेन्यू होता है उसका किस फॉर्मूले पे डिवीज़न होगा वो करती है। अब ये जो काम करना शुरू करेगा तो कब से करेगा, तो 5 साल के लिए रहती है इसका टेन्योर जो होता है वो 5 साल के लिए, तो 5 साल के लिए है, तो अप्रैल 2026 से इसका स्टार्ट होगा। जो ये रिकमेंडेशन देगी वो अप्रैल 2026 से लागू होगा, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, इतना ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन में चलते हैं, आईआर में। नॉन अलाइन मूवमेंट, ये अभी न्यूज़ में था, अभी हाल फिलहाल ही उगांडा में कंपाला में समिट हुआ था, 19वां समिट था, तो उसमें कंपाला डिक्लेरेशन किया गया। इसमें था कि जो भी मेंबर्स हैं वो यूनाइटेड नेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए काम करेंगे और मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट करेंगे, ठीक। ये दोनों कीवर्ड ये है, मल्टीलैटरलिज्म कीवर्ड है, मल्टीलैटरलिज्म कीवर्ड है, और मतलब यूएन को स्ट्रेंथन करने के लिए और जो भी डेवलपिंग वर्ल्ड है उसका पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए। अब देखिए जैसे कि अब ये देखते हैं कि जो नैम का फाउंडेशन, ये इंपॉर्टेंट है। तो वांडुंग कॉन्फ्रेंस हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था 1955 में, वहाँ पे नैम का फाउंडेशन होता है, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट रोल जवाहरलाल नेहरू जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने निभाया था। नेहरू यूगोस्लाविया के जोसेफ टीटो थे, इजिप्ट के अब्दुल नासिर थे, इंडोनेशिया के सुकानो थे, घाना का एन कुमारा थे, इन लोगों ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अब देखिए नाम आपको याद रखना पड़ेगा, नाम पूछता है जवाहरलाल नेहरू, टीटो। अब मैं याद कैसे करें वो मैं बताता हूँ। नेहरू, टीटो, नासिर, सुकानो, एन कुमारा, ऐसे करके नाम याद रखिएगा, नाम याद हो जाएगा। टोटल मेंबर फिलहाल 121 मेंबर हैं। साउथ सुडान आखिरी मेंबर है, साउथ सुडान 2011 में बना था, तो 121st मेंबर कौन है, तो साउथ सुडान है, ये ध्यान रखिएगा। साउथ सुडान जो है वो 131st मेंबर है, साउथ सुडान 121वां मेंबर है, टोटल 121 मेंबर है उसमें, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ताइवान का इलेक्शन। अभी हाल में ताइवान में इलेक्शन हुआ था, ठीक। तो लाई चांग ते जो अभी इनको ताइवान का प्रेसिडेंट बनाया गया है। अब ये बिलोंग करते हैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से। अब पार्टी पूछ देता है बीपीएससी का भी, हाल फिलहाल इलेक्शन पे बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है सारे एग्जाम में, तो ये याद रखिएगा, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से बिलोंग करते हैं जो लाई चांगते हैं, अभी प्रेसिडेंट बनाए गए हैं ताइवान के वो। नेक्स्ट देखते हैं, अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ था, तो लगातार चौथी बार जीत के आई हैं शेख हसीना, लगातार चौथी बार। अब ये आवामी लीग से बिलोंग करती हैं, आवामी लीग पार्टी से बिलोंग करती हैं, ठीक। अब इस इम्पॉर्टेंट इसलिए कि बांग्लादेश में अभी हाल में बहुत ज़्यादा राइट हो रहा है, बहुत ज़्यादा बाइकआउट हो रहा है गवर्नमेंट का। और सबसे बड़ा न्यूज़ में बांग्लादेश इसलिए था कि जो इलेक्शन था बांग्लादेश का, वो ऐसा माना जा रहा था कि जो इलेक्शन है वो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है और इलेक्शन जो है ना फ्री एंड फेयर नहीं है, ये एलिगेशन था। और इस एलिगेशन पे जो वहाँ का मेन अपोजिशन पार्टी था बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो बांग्लादेश की मेन नेशनलिस्ट पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसने बाइकआउट करा था, उसने बाइकआउट करा था बांग्लादेश का इलेक्शन को, उसने बाइकआउट करा था, ये देखिए, और बाइकआउट करा था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब कुछ फैक्चुअल बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं कि देखिए बांग्लादेश का जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो यूनिकार्मिनल है, मतलब एक ही है। जो भी इंडिया में से लोकसभा राज्यसभा है, तो बांग्लादेश में सिर्फ लोकसभा है, ठीक। उसको जातीय संसद बोलते हैं, जो हम लोग का जो पार्लियामेंट बोलते हैं, तो वहाँ देखिए सबका पार्लियामेंट को अलग अलग बोलते हैं। जैसे यूएस का पार्लियामेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कांग्रेस बोलते हैं, तो वैसे ही जातीय संसद बोलते हैं। और 350 मेंबर है, ये याद रखिएगा, 5 साल के लिए चुने जाते हैं, जिसमें कि 50 सीट जो है वुमेन के लिए रिजर्व्ड है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इंडिया में भी हाल में ही वुमेन रिजर्वेशन दिया गया है, वुमेन को 33% रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन ये कब से लागू होगा ये नहीं पता है, लेकिन 33% रिजर्वेशन वुमेन को दिया गया है लोकसभा में एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। 50 सीट बांग्लादेश का जो वहाँ का जो पार्लियामेंट है उसमें रिजर्व्ड है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्री मूवमेंट रेजिम,
इंडिया और म्यांमार के बीच का है और ये बहुत न्यूज़ में रहा है अभी हाल में। यूनियन मिनिस्टर जो अमित शाह जी अनाउंस किए हैं कि जो भी जैसे इंडिया है और म्यांमार है, इन दोनों का जो बॉर्डर है वो ओपन बॉर्डर है, मतलब कि लोग इधर से आ सकते हैं, जा सकते हैं और फ्रीली मूव करते हैं। ठीक, तो जो होम मिनिस्टर है वो बोले हैं कि यहाँ पे हम लोग फेंस लगाएंगे, मतलब ये फ्री मूवमेंट को रोकने के लिए, मतलब मूवमेंट फ्री होगा बट ओपन बॉर्डर है तो वो नहीं, क्योंकि बहुत घुसपैठी होता है उसे रोकने के लिए। ठीक, तो अब इंडिया म्यांमार में इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडिया म्यांमार 1643 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करती है। देखिए अब भारत, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि भारत, इंडिया जो है लॉन्गेस्ट बाउंड्री किस कंट्री के साथ शेयर करती है। ठीक, किस कंट्री के साथ शेयर करती है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राइट आंसर मैं कमेंट दे दूंगा, अगर जिसका भी सही होगा मैं लाइक कर दूंगा उसका कमेंट, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किस कंट्री के साथ भारत सबसे लंबा बाउंड्री शेयर करती है। ठीक, ऑप्शन दे देता हूँ मैं, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, ये 4 ऑप्शन है, आप बता दीजिएगा। ठीक, ट्रीटी ऑफ यार्डू 1826 में साइन हुआ था, जो इंडिया म्यांमार का बॉर्डर को इस्टेब्लिश करता है। जैसे देखिए इंडिया जो है वो, मतलब इंडिया कौन कौन सा स्टेट म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है, तो मणिपुर करता है, मिजोरम करता है, सॉरी असम नहीं करता है। ठीक, ये करेक्ट कर लीजिएगा, असम नहीं करता है, नागालैंड करता है, मिजोरम, ठीक, नागालैंड करता है, अरुणाचल प्रदेश। तो टोटल 4 स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, ये 4 शेयर करते हैं बॉर्डर। ठीक, मेघालय, त्रिपुरा एंड आसाम नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। ये एग्ज़ाम में ऐसा पूछता है कि कौन कौन सा स्टेट जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। अब गैब्रियल अटल जो है फ्रांस का यंगेस्ट पीएम बने हैं, ये ध्यान रखिएगा। गैब्रियल अटल जो है फ्रांस का यंगेस्ट पीएम बने हैं। अब जो भूटान में ही इलेक्शन हुआ था तो शेरिंग तोब्गे भूटान के पीएम बने हैं दूसरी बार। जो तोब्गे हैं वो लिबरल पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, मतलब लिबरल पार्टी है, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने पहला पीएम 2013 से 2018 तक इन्होंने सर्व किया था। ठीक, और भूटान के जो किंग है उनका नाम वांगचुक है, ये ध्यान रखिए, नेमग्याल वांगचुक, याद रखिएगा। अभी हाल में ही, अभी देखिए 1 लाइनर शुरू हो गया है तो अब 1-2 बार इसे सुन लीजिएगा। अब वर्ल्ड टॉलेस्ट अमाइन टेम्पल कहाँ है, तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड का सबसे लंबा राम टेम्पल बनाया जा रहा है, 721 फीट का। वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रूज शिप का नाम क्या है, तो आइकॉन ऑफ द सी। अभी कहाँ से शुरू हुआ, तो ये पोर्ट ऑफ मियामी से शुरू हुआ है। वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर बैटरी चाइना डेवलप करेगा। अभी हाल में एक फोर्ब्स ने रिपोर्ट लॉन्च किया है, उसमें निकाला, उसमें कुवैती दिनार जो है वो वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी बताया गया। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी कौन है, तो कुवैती दिनार है, ये डॉलर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अभी 69 बीपीएस में पूछा भी था ऐसा क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दे दिया था, उसमें बोल दिया था कि किसका जो रुपी और एक्सचेंज रेट है सबसे ज़्यादा, तो उसमें तो ऑप्शन पाउंड था वैसे, तो ये ध्यान रखिएगा कि कुवैती दिनार है। ठीक, अभी हाल में जो अमेरिका है के पास लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है। ठीक, और इंडिया जो है 9वां प्लेस पे। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व किसके पास है, किस कंट्री के पास है, तो अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व है और भारत की 9वें नंबर पे आता है। ठीक, अभी हाल में जो अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट थे जेवियर मिलेई, अभी उन्होंने ब्रिक्स से, अभी ब्रिक्स ज्वाइन किया था, लेकिन उन्होंने ऐसा प्लान बनाया कि ब्रिक्स से वो विड्रॉ करेंगे। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अभी हाल में इंडिया और अर्जेंटीना ने लिथियम को एक्सप्लोर करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक, अभी हाल में इंडिया और यूएई का जो गवर्नमेंट है वो मिल करके एक ऐसा एम तैयार किया है कि अभी जो भी इंडिया मेड गुड्स होगा उसको ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए इन दोनों ने एग्रीमेंट साइन किया है। अभी जो रिपब्लिक डे परेड था 2024 का, उसमें प्रेसिडेंट कौन इनवाइट हुए थे, तो इमैनुअल मैक्रोन को इनवाइट किया गया था, सॉरी हाँ, इमैनुअल मैक्रोन को इनवाइट किया गया था। ध्यान रखिएगा, रिपब्लिक डे परेड का चीफ गेस्ट पूछ देता है कि 2024 में चीफ गेस्ट कौन थे, तो प्रेसिडेंट थे फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन को बुलाया गया था। ईयर खत्म हो गया, अब हम लोग देखते हैं समिट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से हर साल 2-4 आपको देखने को मिल ही जाएगा। अभी दावोस मीटिंग जो स्विट्जरलैंड में होता है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनुअल मीटिंग है। अभी इसका थीम क्या था, तो रिबिल्डिंग ट्रस्ट था। ठीक,
अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है, तो ये कब फाउंड किया गया था, तो 1971 में फाउंड किया गया था, 1971 में। इसका हेडक्वार्टर जनेवा में है, स्विट्जरलैंड, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। इतना ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। जो डावोस मीटिंग कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अभी देखिए एनुअल, इसको ASER रिपोर्ट बोलते हैं, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ये कौन निकालता है, तो NGO प्रथम निकालता है। इसमें बहुत तरह का डिटेल होता है, तो मैंने वो स्किप कर दिया है। अब इतना याद रखिए कि NGO प्रथम निकालता है, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए कर रहे हैं तो इतना काफ़ी है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन निकालता है, तो वर्ल्ड बैंक निकालती है, ये ध्यान रखिएगा। ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। तो इस टाइप ये सब तो मतलब आपको याद होना चाहिए, कौन सा रिपोर्ट कौन निकालता है, एकदम टिप पे होना चाहिए आपका। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन निकालते हैं, तो वर्ल्ड बैंक निकालती है। अभी हाल में ही जो NSO है, इंडियन स्टैटिकल ऑफिस जो है, वो भारत का जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है 2023-24 के लिए 7.3 बताया था, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, 7.3 बताया था प्रोजेक्टेड ग्रोथ, पूछ देता है एग्जाम में कभी कभी। अभी जो ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट है, मतलब जैसे कि जो भी मिलिट्री है, तो उसका रैंकिंग निकालती है कोई एक कंपनी, वो इम्पोर्टेंट नहीं कौन निकालती है, कोई प्राइवेट संस्था है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन किसका रैंकिंग क्या है, तो अमेरिका इसमें टॉप पे है, सेकंड पे रसिया है, थर्ड पे चाइना एंड इंडिया फोर्थ पे, ध्यान रखिएगा। पहला अमेरिका, ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट में पहला अमेरिका है, दूसरा रसिया है, तीसरा चाइना है, चौथा पे हमारा भारत है, ये ध्यान रखिएगा, चौथा पे भारत है। अभी हाल में वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक ट्रेंड रिपोर्ट कौन निकालता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए इस टाइप का ऐसे भी याद रख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट्स है तो लेबर, इस टाइप से याद कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो मतलब ऐसा बताया है कि जो इनइक्वालिटी है वो घट रही है, ठीक। जैसे इनकम गैप होता है ना, तो वो घट रहा है, ऐसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बताया। तो उसी तहत हम लोग इकोनॉमिक्स से क्या पढ़ते हैं, तो गिन्नी कॉन्फ्रेंस पढ़ते हैं, सॉरी गिन्नी कोफिशिएंट पढ़ते हैं। अब जैसे गिन्नी कोफिशिएंट क्या होता है कि वो जो इनइक्वालिटी है पॉपुलेशन में, मान लीजिए कि इतने भारत में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उसमें कितना इनइक्वालिटी है लोगों के बीच में, फाइनेंशियल इनइक्वालिटी, वो मापती है। तो और ये जो होता है वो 0 से 1, सॉरी यहाँ देख लेते हैं, 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक। 0 से 1 के बीच में होता है। अगर मान लीजिए 0 है, तो मान लीजिए यहाँ पे इक्वालिटी है, मतलब सब लोग बराबर है देश में, सब लोग बराबर है। अगर 0 है तो सब लोग बराबर है, अगर 1 है तो समझिए कि परफेक्ट इनइक्वालिटी है, परफेक्ट इनइक्वालिटी है, मतलब कोई बराबर नहीं, सब लोग अनइक्वल है, ठीक। तो 0 से 1 के बीच में होता है, ये इंपॉर्टेंट है। गिनी कॉफिशिएंट 0 है वो परफेक्ट इक्वालिटी, मतलब देश में सभी बराबर हैं, और अगर 1 है तो फिर परफेक्ट इनइक्वालिटी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। अब ये एक NGO है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वो निकालती है, 180 देश का निकालती है वो, कि कौन सा देश में करप्शन ज़्यादा है, कौन सा कम करप्शन है। तो इनका जो स्केल होता है ना, ये 0 से लेकर के इनका स्केल 100 तक होता है, ठीक, 100 तक होता है। तो अब मान लीजिए कि 0 अगर आपके पास है तो समझिए कि मोस्ट करप्ट कंट्री, 0 है तो मोस्ट करप्ट कंट्री, और 100 है तो लीस्ट करप्ट कंट्री, मतलब 100 आ गया तो समझिए कि आपके यहाँ करप्शन कुछ नहीं है, और अगर 0 है तो समझिए कि आपके यहाँ करप्शन भर भर के है, मतलब पूरा करप्शन ही करप्शन है, सारे लोग चोर हैं देश में, ऐसा समझ लीजिए। अगर 100 आ गया तो कोई चोर नहीं है, 0 आ गया तो समझिए जितने लोग हैं देश में सब एक नंबर के भ्रष्ट और चोर हैं, ऐसे याद रखिए। अब इसमें अब देखिए नॉर्वेजियन कंट्री जो उधर स्कैंडिनेवियन कंट्री जो टॉप करता है हर रिपोर्ट में, तो इसमें भी टॉप ही करेगा, डेनमार्क टॉप पे। और टॉप पे इसलिए है क्योंकि करप्शन नहीं है वहाँ। आप ऐसे याद रखिए कि जितना भी जो द स्कैंडिनेवियन कंट्री और नॉर्वेजियन कंट्री है वो टॉप क्यों करता है, क्योंकि वहाँ पे करप्शन नहीं है। तो टॉप कौन करेगा, तो डेनमार्क करेगा, फिनलैंड करेगा, न्यूजीलैंड करेगा। ये लोग तो ऐसे भी हर रिपोर्ट में टॉप करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि करप्शन नहीं है। तो डेनमार्क टॉप किया। अब भारत, प्यारा भारत का हम लोग देख लेते हैं। प्यारा भारत 93 रैंक पे के साथ 39 रैंक पे है, 39 रैंक पे। और सोमालिया तो बॉटम पे होगा ही, ये सब कंट्री तो मतलब सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, चोर सोमालिया है। अब भारत का स्कोर कितना है, तो 39 है, रैंक 93 है, ठीक। सॉरी, जो भारत का रैंक है वो 93 रैंक पे है। हम लोग मतलब चोरी करने में 93 नंबर पे हैं, और नीचे से, और स्कोर जो है 39 है, ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी दोनों पूछ देता है। ग्लोबल कॉपरेशन बैरोमीटर, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है रिपोर्ट है, ये मेजरमेंट के लिए है बेसिकली इकोनॉमिक्स का। हेल्दी पासपोर्ट रिपोर्ट, मतलब किसका पासपोर्ट कितना तगड़ा है, कैसा है। तो अभी
जो सबसे पावरफुल पासपोर्ट है उसमें बताया गया कि जो फ्रांस है, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन, इन सब कंट्री का जो पासपोर्ट है बहुत पावरफुल पासपोर्ट है, और मतलब है कि वीज़ा फ्री एंट्री आपको मिल जाएगा, मतलब डेस्टिनेशन में, ठीक। टॉप पासपोर्ट फॉर वीज़ा एंट्री। और जो भारत का है उसका रैंक कितना है, तो 80वां रैंक है। ये ध्यान रखिएगा, भारत का रैंक कितना है, तो 80 रैंक है। ये इंपॉर्टेंट है, भारत का रैंक पूछता है। और इंडियन जो है ना 62 कंट्री में, 62 कंट्रीज़ में आप लोग बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं, बिना वीज़ा के आप जा सकते हैं। बाकी कंट्री में आपको वीज़ा लगेगा, लेकिन ऐसे 62 ऐसे देश हैं जहाँ आपको वीज़ा नहीं लगेगा। हाल में ईरान ने प्रपोज किया है कि हम इंडियंस को वीज़ा फ्री देंगे, वीज़ा फ्री ट्रैवल के लिए बात किया है। बॉटम पे अफगानिस्तान है, सीरिया, इराक, पाकिस्तान। अब ठीक है, यहाँ कौन ही जाना चाहेगा, या फिर यहाँ के लोगों को कौन ही वीज़ा देगा। पाकिस्तान भी इसमें है। तो पाकिस्तान में क्रिकेटर होते रहते हैं कि भारत के लोग क्रिकेट खेलने नहीं आता। अरे यहाँ वीज़ा ही नहीं दे रहा है तुम लोग को, तो तुम्हारे देश को तो वीज़ा ही नहीं मिलता है, वहाँ कौन ही जाएगा खेलने, सिक्योरिटी नहीं है। चलिए वो तो अलग बात है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हम लोग देखते हैं। अभी नीति आयोग का रिपोर्ट है, इसमें की फाइंडिंग क्या है कि 24 करोड़ 82 लाख लोग जो हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लास्ट 9 साल में इससे बाहर आए हैं, ठीक। अब इसका मेजरमेंट मेनली होता है हेल्थ पे, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक। जैसे कि ओवरऑल रिएक्शन 29.17% जो है वो से घट कर 2013-14 में 29.17% था, घट करके 11.28 2022-23 में आ गया है। टोटल रिडक्शन कितना हुआ है, तो 24 करोड़ 82 लाख, 24.82 करोड़। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी नंबर एग्जैक्ट नंबर पूछ देता है एग्जाम में, सॉरी। स्टार्टअप रैंकिंग कौन निकालती है, दीप्ति निकालती है। अब उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट कौन सा है, तो गुजरात है। लीडर कौन है, तो आंध्र प्रदेश है। और एस्पायरिंग कौन है, तो बिहार है अपना, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। और छोटा में कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। ऑल इंडिया सर्वे ASHAE रिपोर्ट है, ये एजुकेशन मिनिस्ट्री का, इसमें हायर एजुकेशन को लेकर के ये सर्वे होता है। इसमें जो टोटल इन्वॉल्वमेंट है 26.5% बढ़ गया है, जिसमें कि वुमेन का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है कितना, तो 32 बढ़ा है। ये ध्यान रखिएगा। एनुअल इनइक्वालिटी रिपोर्ट कौन निकालती है, तो ऑक्सफैम निकालती है। अभी हम लोगों ने गिनी कोएफिशिएंट ऊपर देखा था, इसमें देखते हैं कि इनइक्वालिटी नापा जाता है वर्ल्ड में ओवरऑल कितना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड। ये VVI लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे क्वेश्चन आता है। ये निकालती कौन है, तो महुआ मिनिस्ट्री निकालती है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है। 2023 का थीम क्या था, तो वेस्ट टू वेल्थ था। ये ध्यान रखिएगा। 2024 का थीम क्या है, तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। ये थीम से क्वेश्चन आता है, थीम याद रखिएगा। 2023 का थीम क्या था, तो वेस्ट टू वेल्थ। और 2024 का थीम क्या है, तो रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, ठीक। इंदौर टॉप किया है सूरत के साथ, दोनों टॉप किया है। और थर्ड नंबर पे कौन है, तो नवी मुंबई है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, दोनों टॉप किया है एक साथ, इंदौर एंड सूरत। और थर्ड पे कौन है, नवी मुंबई है। 1 लाख से कम वाले पॉपुलेशन में ससवाड़ टॉप किया है, ध्यान रखिएगा। हमारा पटना का रैंक कितना है, तो 77 रैंक है, और गया का 272 है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक। लिस्ट क्लीन सिटी में कौन सा है, तो कलकत्ता है। स्टेट में कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश है। बिहार का रैंक कितना है, तो 15 है, ठीक। स्वच्छ सर्वेक्षण में बिहार का रैंक कितना है, तो 15 है, ये ध्यान रखिएगा। अब 5 स्टार रेटिंग में भोपाल टॉप किया है। क्लीनेस्ट गंगा टाउन में वाराणसी टॉप किया है, सेकंड पे प्रयागराज है। हमारा पटना कितना है, तो 6 नंबर पे है। गंगा वाला सिटी में पटना कितना है, तो 6 नंबर पे। स्कोर कितना है, तो 70 है। बेगूसराय 22वें नंबर पे, ठीक। माहो कंटोनमेंट जो है मध्य प्रदेश का, वो क्लीनेस्ट कंटोनमेंट डिक्लेयर हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। फैक्चुअल है, 3-4 जितना फैक्ट मैंने इसमें बोला है, एक टॉप पे ये पटना का, और ये 3 इतना याद कर लीजिएगा, बाकी पूरा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इकोनॉमी से करंट अफेयर्स देखते हैं। अभी हाल में इंडिया है जो 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गया है वर्ल्ड का। हांगकांग को हम लोगों ने टेक ओवर किया है, मतलब ओवरटेक किया है, मतलब पीछे छोड़ दिया है, और चौथा वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गया है, ठीक। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट देखते हैं क्या आता है। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब वैसा जो लोन, मान लीजिए कोई लोन है, ठीक। अब लोन है तो इस पर तो अब इंटरेस्ट भी है और इसका प्रिंसिपल है। अब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों मान लीजिए 91 दिन तक आपने पे नहीं किया, तो ये लोन जो होगा ये NPA बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। 91 दिन तक अगर आपने लोन पे नहीं किया, लोन का या तो इंटरेस्ट या प्रिंसिपल, तो ये NPA बन जाएगा, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। अब बिलफुल डिफेंडेंट का मतलब जो पैसा रहते हुए भी आप नहीं देना चाह रहे हैं, तो वैसे लोगों को बिलफुल डिफेंडेंट, वो नाम से पता चल जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं DSIB। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, जैसे बहुत सारा बैंक होता है ना, जैसे बहुत बड़ा बड़ा बैंक होता है,
बहुत बड़ी बड़ी बैंक होता है। अगर वो सब बैंक फेल कर गया ना तो समझिए कि पूरा इकॉनमी में इनस्टेबिलिटी आ जाएगा, मतलब समझिए कि भूचाल आ जाएगा, ऐसे समझिए। तो वैसे बैंकों को आरबीआई क्या करती है कि नाम निकालती है और उसको कहती है कि जो टीयर 1 कैपिटल है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैपिटल उसको रिजर्व में रखने के लिए कहती है। तो वैसे कितने बैंक हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, 3 बैंक है, HDFC है, ये आरबीआई हर साल निकालती है, ICICI बैंक है, ये तीनों बैंक को DSIBS में रखा गया है, ठीक। आरबीआई निकालती है, ये ध्यान रखिएगा, और इन तीनों को रखा गया है। अटल सेतु नाभा सेवा सी लिंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 किलोमीटर का ये सी लिंक है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी इसको बोलते हैं। लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है, भारत का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है, ठीक, ये याद रखिएगा। 21.8 किलोमीटर टोटल लेंथ है, जिसमें कि जो 16.5 किलोमीटर कम्प्लीटली सी पे बना हुआ है, ठीक। ये सिवारी मुंबई से नाहवा सेवा को इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करते हैं, ठीक। सेवारी से नाभा सेवा, ये ध्यान रखिए, कनेक्ट करती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यूरिया गोल्ड, और CECA जो है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, वो अप्रूव किया यूरिया गोल्ड। अब यूरिया गोल्ड क्या होता है, तो सल्फर कोटेड होता है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, सल्फर कोटेड होता है। अब सल्फर कोटिंग इसलिए करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नाइट्रोजन है उसको आराम से रिलीज करे। अब जैसे अचानक से अगर रिलीज कर देगा तो प्रॉब्लम, इसलिए धीरे धीरे ग्रेजुअल रिलीज ऑफ नाइट्रोजन के लिए सल्फर कोटिंग करते हैं। अब साथ में मिल लेते हैं नैनो लिक्विड यूरिया, क्या होता है। अब ये इफ्को का बनाया हुआ है, ये है जो इंडियन फार्मा एंड फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन है। अब इसमें क्या होता है, जो यूरिया होता है ना, नैनो लिक्विड में होता है और बहुत नैनो पार्टिकल होता है इसमें, ठीक, 4% नाइट्रोजन होता है इसमें। अब ये क्या है, किसी पहले का यूरिया क्या है कि एक बोरे में आता था, ये मान लीजिए बोरा, एक पूरा 50 किलो का बोरा है, ये भर गया पूरा बोरा यूरिया है। तो अब क्या है कि ये बॉटल में है, नैनो यूरिया क्या है, ये बॉटल में है और अपना अब इसमें लिक्विड है, पूरा नैनो है, आप इसी को छिड़काव कीजिए। तो एक बॉटल जो है ये 50 किलो के बराबर था, मान लीजिए 50 ml का जो बॉटल है वो एक बोरा यूरिया के बराबर है, ठीक, ऐसे याद रखिए। ये नैनो यूरिया है, अल्टरनेटिव टू द कन्वेंशनल यूरिया। अभी पहला फर्स्ट हाईवे जो स्टील स्लैग रोड है वो बना है मुंबई गोवा में, रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है, NH66 में स्टील स्लैग है, ठीक। ये CSIS CRRI का है, ठीक। फोर्थ रिवोल्यूशन सेंटर कहाँ बनाएगा, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऊपर देखे थे हम लोग, तेलंगाना में बनाएगी, ये ध्यान रखिएगा, हैदराबाद में। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड स्टेट अभी हाल में अनाउंस किया, वुमेन जो है, ट्राइबल वुमेन और दलित 50 साल से जो भी ज़्यादा है उनको पेंशन बेनिफिट देगा। कौन सा स्टेट है, तो झारखंड, ये ध्यान रखिएगा। हेली टूरिज्म पॉलिसी के लिए पहला स्टेट कौन सा बन गया भारत का, तो केरला। कृत्रिम पहला AI है जो कि भारत का यूनिकॉर्न बन गया। यूनिकॉर्न क्या होता है, तो $1 बिलियन जिसका वैल्यूएशन क्रॉस कर जाता है उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। $1 बिलियन जिसका वैल्यूएशन क्रॉस कर जाता है उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। अब साइंस एंड टेक देखते हैं। स्लिम मिशन, इसको बोलते हैं स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। अब देखिए मून आ गया तो समझ लीजिए मून मिशन ही है, ठीक। अब है किसका, तो जापान का है, जैक्सा, जापान का स्लिम मिशन है, ठीक। अब जापान क्या करेगा कि सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, तो जापान जो है 5वां नेशन बन गया सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला मून पे, ठीक। इससे पहले सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, चाइना और भारत, हम लोगों ने चंद्रयान 3 में किया था सॉफ्ट लैंडिंग। तो 5वां बन गया है जापान, ठीक। ये जापान का दूसरा कोशिश था, तो दूसरा कोशिश में सफल हुआ है, ठीक। ये याद रखिएगा कि इससे पहले 4 लोगों ने किया था, भारत चौथे नंबर पे था। एक्सपोसैट, अभी इसरो ने एक्सपोसैट लॉन्च किया था, PSLV पे लॉन्च किया था, C58 पे। अब जो PSLV होता है 4 स्टेज व्हीकल होता है, 1 2 3 4 स्टेज होता है, जिसमें कि 2 सॉलिड फ्यूल्स होते हैं, जो पहला जो होता है वो पहला और तीसरा सॉलिड होता है और दूसरा जो चौथा वो लिक्विड होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। PSLV का 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल होता है, 2 सॉलिड और 2 लिक्विड। स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑब्जर्वेशन, अब ये क्या है ना, एक टाइप का ना टेलीस्कोप है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेलीस्कोप है। अब ये नहीं कि ये टेलीस्कोप ऐसा नहीं कि कोई एक जगह फिक्स है, नहीं ऐसा नहीं है। ये क्या है कि पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट लोकेशन पे फिक्स है, ठीक, डिफरेंट लोकेशन पे फिक्स है। और ये सारा लोकेशन पे फिक्स होकर के एक टेलीस्कोप बन रहा है। मान लीजिए एक टेलीस्कोप फिक्स है ऑस्ट्रेलिया में, कोई भारत में है, कोई साउथ अफ्रीका में है, तो इस सारा जगह पे फिक्स होकर के ये एक बन जाता है। ऐसा नहीं कि एक देश में नहीं है, ये सारे देशों में है और बहुत सारा टेलीस्कोप को मिला करके एक टेलीस्कोप बन रहा है। ये लेमन भाषा में ऐसा समझिए, ठीक।
इसका प्रोजेक्ट हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यूनाइटेड स्टेट में है, सॉरी यूनाइटेड किंगडम में है, ब्रिटेन में है। मेंबर कंट्री कौन सा, तो ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, भारत है, इटली है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका, स्पेन है, स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है, नीदरलैंड है, यूके है। अब एक बात इसमें गौर करने वाली है कि इसमें जो यूनाइटेड स्टेट है मतलब अमेरिका है, वो इसका पार्ट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अमेरिका इसका पार्ट नहीं है और रसिया भी इसका पार्ट नहीं है, ठीक, ये दोनों ध्यान रखिएगा। अब जैसे हम लोग देखा कि जो लोकेशन इसका होगा एक जगह नहीं होगा, वास्ट नेटवर्क होगा, जो 1000 रेडियो एंटीना लगाया जाएगा, सब एंटीना है उससे टेलीस्कोप बनेगा। तो ऐसा नहीं कोई एक देश में है, जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में मिड फ्रिक्वेंसी के लिए है, साउथ अफ्रीका में लो फ्रिक्वेंसी के लिए। और ये एंटिसिपेटेड है कि स्टार्ट जो होगा कब से होगा, तो 2027 से एंटिसिपेटेड है कि स्टार्ट होगा, ठीक। पृथ्वी विज्ञान प्रोग्राम, नेक्स्ट देखते हैं लोग, पृथ्वी विज्ञान प्रोग्राम है, तो ये किसका इनिशिएटिव है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का इनिशिएटिव है। रिसर्च के लिए ये प्रोग्राम को लाया गया है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, आइंस्टाइन प्रोब कहाँ का है, तो चाइना का है, लॉन्च किया था एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट। नाम इतना याद है, डिटेल में नहीं जाना है, डिटेल में उतना पूछेगा भी नहीं, बस इतना ध्यान रखना है आइंस्टाइन प्रोब किस कंट्री से रिलेटेड है, तो चाइना से रिलेटेड है। अनिल, एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी इन दिस लाइफ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये क्या है, तो क्लीन, जो एक कंपनी है क्लीन कोर थोरियम एनर्जी, उसने डेवलप किया है। अनिल जो है ना, वो भारत के एक साइंटिस्ट थे, अनिल काकोधार, उनके नाम पे बेस्ड है अनिल। ये एक टाइप का न्यूक्लियर एनर्जी है, ठीक, सॉरी न्यूक्लियर फ्यूल है वो है। अब इसमें फ्यूल में क्या है कि जो थोरियम और लो इनरिच्ड यूरेनियम, इन दोनों को कंबाइन करके ये जो फ्यूल है वो बनता है, ठीक। इसमें ये याद रखिएगा कि कौन है, अनिल क्या है, तो एक प्रकार का न्यूक्लियर एनर्जी इन दिस लाइफ फ्यूल है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। समावेश पोर्टल क्या है, तो IS टीम का है, इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी, ISSE बैंगलोर जहाँ पे है वहाँ पे लॉन्च किया गया। इसका एम क्या है, तो जितने भी डिफरेंट लैब्स हैं सबको, देश का जो भी मतलब जहाँ जहाँ भी लैब्स है सबको कनेक्ट करके जितने भी साइंटिस्ट है सबके पास पहुँचाने के लिए है। इंडिया का पहला ग्राफीन सेंटर कहाँ खोला जाएगा, तो कोच्चि केरला में खोला जाएगा। हैबिश्योर हेपेटाइटिस ए वैक्सीन अभी हैदराबाद में कंपनी एक है, उसने लॉन्च किया है। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल LTD जो है वो लॉन्च किया है। ये पहला इंडिजीनियस हेपेटाइटिस ए का डेवलप्ड वैक्सीन है हैबिश्योर, ठीक, ये याद रखिएगा। पंगनूर काऊ एक गाय का ये शॉर्टेस्ट है, वो बहुत छोटा सा, आप देखेंगे मोदी जी का एक फोटो गाय के साथ, जो छोटा सा एकदम गाय है उसके साथ फोटो है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है गाय का नाम। वर्ल्ड का पहला मलेरिया वैक्सीन, तो ये कैमरून कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है, वो उसने स्टार्ट किया है वैक्सीनेशन बच्चों का। मॉस्क्यूरिक्स RTS वैक्सीन का नाम है। पेरिजिन मिशन, ध्यान रखिएगा, नासा ने लॉन्च किया है। ये लूनर मिशन है, देखिए लूनर है तो मून के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। ये ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है ये सब, बस ये याद रखिए कि ये मिशन है, कौन लॉन्च किया, किससे रिलेटेड है, तो मून से रिलेटेड है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि हम लोग प्री के लिए पढ़े थे, प्री में से ज़्यादा पूछता नहीं है। आपको ज़्यादा मैच द फॉलोइंग पूछ देगा कि कहाँ से कौन सा रिलेटेड है, बस। किलोनोवा एक्सप्लोजन क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है का है, जो कि जब दो न्यूरॉन स्टार एक साथ कोलाइड करते हैं और मर्ज करते हैं तब ये एक्सप्लोजन होता है। न्यूरॉन स्टार क्या है, तो वो जो सन होता है उससे 1.144 टाइम्स ज़्यादा हैवी होता है, ठीक। डायरेक्ट टू सेल, ये क्या है, तो ये स्पेस एक्स अमेरिकन कंपनी है, अभी वो जो भी सैटेलाइट है स्टारलिंक का, वो अभी लॉन्च की है विद डायरेक्ट टू सेल कैपेबिलिटी, ये ध्यान रखिएगा। स्पेस एक्स का ये है। X3 मिशन, देखिए इसमें मिशन में सब क्या है ना कि आप बस मिशन याद रखिए और किसने लॉन्च किया वो याद रखिए, बस, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, और वो मिशन किससे रिलेटेड है, मून से रिलेटेड है, सन से है, अर्थ से है, किससे रिलेटेड है वो बस याद रखना है, ठीक। अब AX3 मिशन है, इलॉन मस्क का है, उसने लॉन्च किया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जो भी प्राइवेट एजेंसी है ना वो। अब जैसे भारत GPT है, ये भारत का अपना अपना AI है, ठीक। जैसे गूगल का गेमिनी है या फिर चैट GPT ओपन AI का है, वैसे ही भारत का जो AI है भारत GPT है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। डेवलप किसने किया, तो कोरोवर। अब हम लोग इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो केरला में है। अभी हाल में एक यूरेशिया करके वहाँ पे एक वाटर स्पेसीज है वो मिला है,
कहाँ मिला है? तो चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो केरला में। ग्रीन फ्यूल अलायंस अभी किसके साथ फाइंड किया था? डेनमार्क के साथ भारत ने ये लॉन्च किया है, ग्रीन फ्यूल अलायंस। जो भी हमारा फ्यूल्स हैं सबको ग्रीन बनाने के लिए, मतलब ग्रीन बनाने के मतलब पॉल्यूशन कम करने के लिए, ग्रीन की तरफ ट्रांजिशन करने के लिए, जो भी हमारा एनडीए है, सॉरी नेशनली डिटरमिन्ड कंट्री एनडीसी है, उसमें जो भारत का टारगेट है 50% रिन्यूएबल एनर्जी वाला, वो करने का। वल्चर रेस्टोरेंट कहाँ खोला गया है? तो कोडरमा में खोला गया हाल फिलहाल में, ठीक। इससे पहले कहाँ खोला गया था? तो महाराष्ट्र में फनसट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में खोला गया था, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। अब हाल फिलहाल ही कहा कोडरमा झारखंड में खोला गया। लार्जर डीप सी कोराल मैपिंग यूनाइटेड स्टेट्स का अटलांटिक कोस्ट पे होगा। कुनू नेशनल पार्क अभी बहुत न्यूज में रहा है, अभी जो चीता एक आया है, ज्वाला नाम है, उसने बच्चों को जन्म दिया है, ठीक। उसके साथ साथ जो लियोपार्ड है, एक सौर्या नाम का लियोपार्ड का डेथ हो गया था यहाँ पे, मध्य प्रदेश में है कुनू नेशनल पार्क, इसलिए न्यूज में था ये। अभी हाल में ही जो आईआईटी दिल्ली है, फर्स्ट रेजोल्यूशन इंडियन अभी मतलब हाई रेजोल्यूशन, जैसे मान लीजिए कि लैंडस्लाइड होता है कोई भी, मान लीजिए अब जैसे देखिए कि जो वेस्टर्न घाट है, ठीक, वेस्टर्न घाट में, ये वेस्टर्न घाट है, इसमें लैंडस्लाइड बहुत होता है। अभी हाल में हम लोगों ने देखा कि कोच्चि केरला में बहुत लैंडस्लाइड वजह से कि बहुत लोग का जान गया है। तो उसी के लिए हाई रेजोल्यूशन इंडिया जो ये है कि जो भी लैंडस्लाइड होगा इसको मैपिंग करेगा और पता करेगा। मान लीजिए कि ये एरिया है, ठीक, ये एरिया अगर यहाँ पे मान लीजिए कि लैंडस्लाइड होने वाला है, ठीक, तो अगर मैपिंग हम लोग कर लेते हैं पहले से, मान लीजिए पूरा एरिया मैप्ड है कि कहाँ पे लैंडस्लाइड आएगा, कब आएगा, अगर पहले से पता रहेगा तो यहाँ पे जो भी लोग हैं सबको इवैक्यूएट कर दिया जाएगा जब भी लैंडस्लाइड आएगा। तो इससे भी हाल में केरला में जो लैंडस्लाइड आया लाखों का जान बच सकता था। तो इसलिए है अभी स्नो लियोपार्ड जो है ऑफिशियल नेशनल सिंबल डिक्लेयर किया गया किर्गिस्तान का, ये ध्यान रखिएगा। इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क तो कहाँ पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में खोला गया है, ये ध्यान रखिएगा। इंडिया का पहला काउ सेंचुरी कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश में। चेनाब रेलवे ब्रिज वर्ल्ड का जो हाईएस्ट ब्रिज है उसका कितना है? 1315 मीटर लॉन्ग है। शेख हसन खान अभी जो वर्ल्ड का जो हाईएस्ट वॉल्केनिक पीक है ना, ओजोस डेल सालादो, चिली में है ये नाम याद रखिएगा। चिल्ली का हाईएस्ट पीक भी यही है, ठीक। तो अब उस पर इन्होंने चढ़ाई किया है, शेख हसन खान जो है वो चढ़ाई किए हैं इस पीक पे। कंट्री का फर्स्ट रोड सेफ्टी जो है वो लॉन्च कौन किया है? तो पंजाब लॉन्च किया है, रोड सेफ्टी फोर्स। क्रूल आइलैंड ये बहुत न्यूज में रहा है और इम्पॉर्टेंट भी है। क्रूल आइलैंड देखिए क्या है कि डिस्प्यूटेड आइलैंड है, इसे किसके बीच में? तो ध्यान रखिएगा, जापान एंड रशिया के बीच में डिस्प्यूटेड आइलैंड है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये सी ऑफ ओखोत्सुक को सेपरेट करता है जो कि पैसिफिक ओशन में है, ठीक। अभी यहाँ पे अर्थक्वेक आता है तो ये थोड़ी पूछा कितना करके कितना हेक्टर का रिक्टर का अर्थक्वेक आता है, ये तो पूछेगा नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? क्रूल आइलैंड के किस किस दो बीच में डिस्प्यूटेड है? तो रसिया और जापान के बीच में, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज, हम लोग देखते हैं खंजर किससे किससे बीच में हुआ था? तो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में हुआ था, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। साइक्लोन सेकेंड एडिशन है, भारत और इजिप्ट के बीच में हुआ था। डेजर्ट नाइट किसके किसके बीच में हुआ था? यूएई और इंडियन एयरफोर्स के बीच में हुआ था। देखिए अब इसमें क्या है कि अब ये फैक्चुअल है तो इससे बस आप सुन लीजिए, ये फैक्चुअल है तो आपको सुन लीजिएगा एक दो बार तो आपको याद हो जाएगा, इसमें कुछ करना है नहीं, बस आप सुनते जाइए। एक डेजर्ट साइक्लोन किससे किसके बीच में हुआ था? तो इंडिया और यूएई के बीच में हुआ था। सी ड्रैगन किससे किसके बीच में हुआ था? तो मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है जो कि हुआ था यूएस, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान के बीच में हुआ था। और एक्सरसाइज स्टेड फेस्ट डिफेंडर किसे किस, ये तो नेटो का है। सदा तनस्विक, शाडा तनस्विक, अजीब नाम है, भारत और सऊदी अरबिया के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था। मिलन एक्सरसाइज तो मल्टीलैटरल है, विशाखापट्टनम में हुआ था। एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, वीवीआई लगा लीजिए और एक्सरसाइज को याद कर लीजिएगा, ठीक। हम लोग देखते हैं अवार्ड्स, देखते हैं कि अवार्ड ऑफ पर्सनालिटी न्यूज में कौन कौन सा रहे हैं, ठीक। तो भारत रत्न ये इंपॉर्टेंट है। अब भारत रत्न कब इंस्टीट्यूट किया, मतलब कब बना था कि भारत रत्न? तो 1954 में बना था। अब देखिए है क्या, ये कन्वेंशन था कि अब हर साल 3 लोगों को ही भारत रत्न मिलेगा, लेकिन इस साल 5 लोगों को मिला है। ये 3 लोगों का एक कन्वेंशन था। होता है क्या कि इसमें जो पीएम होते हैं वो रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को भारत रत्न देने के लिए हर साल। अब जो भी जिन्हें भारत रत्न मिलता है उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है जो कि पीपल लीफ जैसा होता है, आपने देखा होगा,
ऐसे होता है, पीपल लीफ करके ऐसा कुछ होता है, वो मिलता है। अब इसमें कोई पैसा नहीं मिलता है आपको, भारत रत्न मिल रहा है तो आपको कोई पैसा नहीं मिलता है, ठीक। जैसे डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड मिलता है तो उसमें पैसा मिलता है, लेकिन भारत रत्न में कोई पैसा नहीं मिलता। पहला रिसिपिएंट भारत रत्न के कौन था? सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और जो नोबेल प्राइज मिला था इनको सीवी रमन, फिजिसिस्ट थे ये, इन तीनों को मिला था, ठीक। कुछ फैक्ट्स हम लोग और देख लेते हैं भारत रत्न के बारे में। अब देखिए, दो नॉन इंडियन, एक तो मदर टेरेसा थे जो कि नेचुरलाइज सिटीजन थी, उनको मिला था। नेचुरलाइज सिटीजन क्या होता है ये जाके आप प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा, पॉलिटी का वीडियो अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। सिटीजनशिप पे बहुत डिटेल वीडियो हम लोगों ने बनाया है, आप वहाँ पे जाकर नेचुरलाइज सिटीजन क्या होता है, मतलब कितने तरीके से सिटीजनशिप ले आया था भारत का, वो आप देख लीजिएगा। अब्दुल गफ्फार खान को मिला था, ये बेसिकली पाकिस्तान में बॉर्न थे, और एक नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीकन थे, हम लोग जानते ही हैं, ठीक। इन लोगों को मिला था। अब शुरुआत में आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विस के लिए दिया जाता था, लेकिन बाद में 2011 में गवर्नमेंट ने चेंज करके एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल कर दिया था, ठीक। अब जैसे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कर्पूरी ठाकुर को। अब कितने लोगों को मिला है ये देखते हैं। कर्पूरी ठाकुर को मिला है, अब ये बिहार के 2 बार चीफ मिनिस्टर हो चुके हैं, इनको जननायक भी बोलते हैं। कर्पूरी ठाकुर हम लोग बिहार स्पेशल में, जो बिहार स्पेशल का जो करंट अफेयर्स का वीडियो है जनवरी का, उसमें लोग डिटेल में कवर किए हैं, ठीक। तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक। कर्पूरी ठाकुर को करंट अफेयर का वीडियो आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बिहार करंट का एक डिफरेंट अलग से प्लेलिस्ट बना है, आपको मिल जाएगा। आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे जाइए, कमेंट बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक डाल दिया, आप वहाँ से जाकर के ग्रुप से जुड़िए और आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका, दोनों जितना भी लेक्चर है सबका करंट अफेयर फ्री में, ठीक। पीडीएफ लाल कृष्ण आडवाणी को दूसरा मिला है, ये भारत के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, 7 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, 2002 से 4 के बीच में रहे थे। एम एस स्वामीनाथन को मिला है, इनको फादर ऑफ रिवोल्यूशन कहा जाता है। उससे पहले इन्हें शांति स्वरूप भटनागर प्राइज मिल चुका है, और रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है 1971 में, और एल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस प्राइज भी 1986 में मिला है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। पीवी नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे, जो एलपीजी रिफॉर्म हम लोग सुनते हैं, इन्हीं के टाइम पे आया था। 1991 से 1996 तक रहे थे। और चौधरी चरण सिंह ये भारत के 5वें प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। तो इन 5 को मिला है भारत रत्न इस साल। 81वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड, देखिए ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ये सब पूछ देता है, ठीक। एग्जाम में आता है, तो आपको इसका कोई बहुत ज़्यादा डिस्कशन तो होगा नहीं, मैं पढ़ देता हूँ 1-2 बार, और कुछ कुछ अगर समझाने का बात मैं समझा दूंगा। तो ये और तो चलिए, ठीक है। बेस्ट मोशन पिक्चर अवार्ड ये ओपेनहाइमर को मिला है। ये न्यूक्लियर एनर्जी वाला, जो न्यूक्लियर बॉम्ब वाला मूवी था ओपेनहाइमर, पूछा भी है 69 बीपीएससी में ओपेनहाइमर को लेकर के। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन ओपेनहाइमर के ही हैं। बेस्ट एक्टर मर्फी को ओपेनहाइमर के लिए मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस लेडी ग्लैडस्टोन को मिला है मूवी फ्लावर मून के लिए। और सपोर्टिंग एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर ओपेनहाइमर के लिए मिला है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। तो मोनली ओपेनहाइमर बहुत अच्छी मूवी थी। ये न्यूक्लियर बॉम्ब जो हिरोशिमा नागासाकी को गिराया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, तो न्यूक्लियर बॉम्ब बना कैसे था उस पर ओपेनहाइमर मूवी है, ठीक। 69 फिल्म फेयर अवार्ड तो कहाँ हुआ था? तो ये गुजरात में हुआ था। बेस्ट फिल्म 12th फेल के लिए मिला, वो आईपीएस ऑफिसर का जर्नी उसमें दिखाता है। बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा 12th फेल के डायरेक्टर थे। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल रणवीर कपूर एनिमल मूवी के लिए मिला था। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए मिला था। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डेविड धवन को मिला है, ठीक। ये याद रखिएगा। 69 फिल्म फेयर अवार्ड कहाँ हुआ था? तो गांधीनगर गुजरात में हुआ था। नेशनल स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर अवार्ड ये कौन देती हैं? तो जो द्रौपदी जी हैं प्रेसिडेंट, वो देती हैं, राष्ट्रपति भवन में मिलता है। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड्स होते हैं, ठीक। नेशनल स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर अवार्ड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड होते हैं। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 25 लाख प्राइज मनी मिलता है इसमें। और चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को मिला, ये बैडमिंटन से हैं। और सात्विक सिराज ये भी बैडमिंटन से, इन दोनों को मिला है ध्यानचंद अवार्ड। एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, अर्जुना अवार्ड। देखिए अब इसमें मिल रहा है कितना? तो 15 लाख रुपया प्राइज होता है। अब देखिए इतना नाम याद रखना पॉसिबल भी नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन आएगा भी नहीं। देख लीजिएगा एक बार रीडिंग आप दे दीजिएगा कौन किससे रिलेटेड है। क्वेश्चन अगर आता है तो नहीं बना तो क्या ही दिक्कत है। 150 क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन छूट ही जाए, गलती हो जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है। बिहार का याद, क्योंकि इतना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ऐसे याद रखने का। इससे बेहतर है कि आप जितना इसे मगअप करने में टाइम दो, आप जाकर स्टैटिक रिवाइज कर दोगे, पॉलिटी हिस्ट्री जो भी है। नसरीन शेख बिहार के खो खो से हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक ये याद कर लीजिएगा, खो खो से है।
उन्हें अर्जुन अवार्ड मिला है। इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड इसरो का है, इसलिए मैं छोड़ दिया हूँ। मैं भी रीडिंग ही देता, क्या ही फ़ायदा है। आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बाकी देख लीजिएगा। इतना क्वेश्चन तो पूछना नहीं चाहिए, पूछता भी है तो क्या ही, अब अगर याद रह गया तो ठीक है, नहीं तो तब भी ठीक है। हाँ, एम एस स्वामीनाथन अवार्ड ब्रिज बी आर खम्बोज को मिला है। अब जो रोहन बोपन्ना है, रिसेंटली जो है ओल्डेस्ट टेनिस प्लेयर टू अचीव जो वर्ल्ड रैंकिंग होता है टॉप पे मैन डबल्स में जाने वाले जो सबसे बुजुर्ग, सॉरी बुजुर्ग तो कहना नहीं, ओल्डेस्ट के लिए जो है वो रोहन बोपन्ना है, ठीक। पद्म अवार्ड भारत का जो सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न के बाद, तो किनको किनको मिला है, तो विजयंती माला बली को मिला है, तमिलनाडु से, ये आर्ट के फील्ड में मिला है। पद्म सुब्रमण्यम जी आर्ट के फील्ड में मिला है, भी तमिलनाडु से। चिरंजीवी ये भी आर्ट के फील्ड में है, आंध्र प्रदेश से है। वेंकैया नायडू पब्लिक अफेयर आंध्र प्रदेश से है। वेंकैया नायडू तो हम लोग जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट रहे। चिरंजीवी को कौन नहीं जानता है, मेगा स्टार सुपरस्टार। विंदेश्वरी पाठक सोशल वर्क बिहार से, ये इंपॉर्टेंट है। ये सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर हैं विंदेश्वरी पाठक जो है, ये हाजीपुर से थे, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। VVI लगा लीजिए, ये मतलब पता होना चाहिए, इनके बारे में पढ़िएगा, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। पद्म भूषण अवार्ड, अब देखिए इसमें 17 लोगों को मिला है। सबका याद करना तो इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ आप खुद से भर लीजिएगा। बाकी मैंने कुछ, फातिमा बीबी ये CGI रही है, सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट वुमेन CGI। फातिमा बीबी पब्लिक अफेयर केरला से थी, इन्होंने इसलिए मिला। मिथुन चक्रवर्ती सब जानते हैं कहाँ से, वेस्ट बंगाल। उषा थुपा आर्ट्स, ये भी वेस्ट बंगाल से थे, सिंगर रहेंगे। चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर मेडिसिन से, बिहार से हैं। चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर इसलिए इंपॉर्टेंट है, कवर कर दिया। और योंग लिू ट्रेड इंडस्ट्री से हैं, ताइवान के थे, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट जो था वही मैंने कवर किया, इससे ज़्यादा मैंने कवर नहीं किया है, तो ये देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट डेज हम लोग देख लेते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, गांधी जी इस दिन भारत आए थे साउथ अफ्रीका से, इसलिए मनाया जाता है। थीम क्या था, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस, ये इसका थीम था। 11 से 17 जनवरी नेशनल रोड सेफ्टी वीक मनाया गया, बी अ रोड सेफ्टी हीरो। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस का है। 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे, थीम क्या था, तो नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर था। 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है। हम लोग इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं। जयशंकर वाई भारत मैटर्स, बहुत फेमस बुक है, वाई अभी UPSC में क्वेश्चन भी पूछा था इस पर, ये ध्यान रखिएगा। MJ अकबर को गांधी लाइफ इन 3 कैंपेन लॉन्च इन्होंने किया था। तैयब हुसैन को भिखारी ठाकुर, अंगरा हीरा इनके लिए मिला है, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, अब मिसलिनियस देखते हैं, ठीक, जो मिक्स होता है, एक कोई कैटेगरी में नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हम लोगों ने किया है। इसमें मेनली वन लाइनर है, ठीक। अब हम लोग इसमें पहला क्या है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ठीक। ऑस्ट्रेलियन ओपन का विनर कौन था, तो जेनिक सिनर मैन सिंगल के विनर थे। रनर अप कौन था, तो डेनियल मेदवेदेव, ये रनर थे, ये इटली से थे, मेदवेदेव रशिया से हैं, ठीक। वुमेन सिंगल का विनर कौन है, तो सावालेंका विनर है। अजजेंग कुनविंग जो है चाइना से है, रनर अप है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अभी जेन क्यूंग हाल में ही जो ओलंपिक 2024 हुआ है उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब अभी हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज के दिन ही इन्होंने जीता है। बेस्ट फीफा वर्ल्ड फुटबॉल अवार्ड, तो लियोनेल मेसी को मिला है मेंस में, एंटीना बोनामाटी को मिला है वुमेन में, ठीक, ध्यान रखिएगा। ये है स्पेन की हैं, और लियोनेल मेसी को कौन नहीं जानता, अर्जेंटीना से। ऐसा पहला बार हुआ है कि जो एक फीमेल राइनो है, ठीक, उनका जो भी प्रेग्नेंट हुआ है वो IVF के थ्रू हुआ है, जो इनोवेटिव फर्टिलिटी होता है। नाजिन और फातू नाम है फीमेल राइनो का, जिनका जो प्रेगनेंसी हुआ है ये IVF के थ्रू हुआ है, ठीक। अभी ईरान हाल में 3 तरह का सैटेलाइट लॉन्च किया, महादा, खयान 2 एंड हाथी फर्स्ट इनटू स्पेस, ये ध्यान रखिएगा। नाम किसने लॉन्च किया, तो ईरान ने लॉन्च किया। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा डिटेल में पूछेगा भी नहीं। कालो नुनिया राइस, मतलब कालो नुनिया चावल, ये वेस्ट बंगाल का चावल है, नमकीन लगता है थोड़ा। कुटिया कोंड ट्राइब, ये क्या है, तो अभी रिपब्लिक डे जो भी हुआ तो उसमें स्पेशल गेस्ट है, ये उनको इनवाइट किया गया था। ये उड़ीसा स्टेट की है, इनको स्पेशल इनवाइटेड अनाउंस किया था, ठीक। उड़ीसा को ही फर्स्ट प्राइज ही मिला है, जो टेबुला होता है ना, जैसे जो रिपब्लिक डे पे, जो 75 रिपब्लिक डे पे जो भी टेबुला था, जैसे आप पैरेड में देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेबुला जाता है, उसमें बेस्ट उड़ीसा को मिला था, ठीक, बेस्ट उड़ीसा को मिला था, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब उड़ीसा क्या दिखाया था ऐसा कि बेस्ट मिला था, ये वुमेन एम्पावरमेंट पे इसका थीम था, और जो भी वहाँ का हैंडीक्राफ्ट या हैंडलूम है उसे दिखाया गया था, सॉरी। अब गुजरात को क्या मिला था, तो पीपुल चॉइस, मतलब लोगों का जो चॉइस कैटेगरी में, उसमें गुजरात को मिला था। धोरडो टूरिस्ट विलेज दिखाया गया था फर्स्ट में।
सेंट्रल गवर्नमेंट को हाल में AI बेस्ड जो अनुवादनी लॉन्च किया, जिसमें कि जो भी मल्टी लैंग्वेज है, जैसे मान लीजिए आपको आपका लैंग्वेज किसी का हिंदी है, इंग्लिश है, कोई तमिल जानता है, उड़िया जानता है, तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट करेगा अनुवादनी। 75th रिपब्लिक डे का थीम क्या था? तो इंडियन मदर ऑफ डेमोक्रेसी एंड विकसित भारत, ये थीम था 75th रिपब्लिक डे का। ठीक, कच्ची करिक एक पाम है, डेट पाम जो खजूर है, वो कच्छ गुजरात का, उसको GI टैग दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अभी हाल में ही, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अभी हाल में ही जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं कुवैत के, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल शाब, ये बने हैं गुजरात सॉरी कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर। नाम देख लीजिएगा। अब शेख अहमद अब्दुल्ला से याद रखें, ज़्यादा लंबा नहीं, इतना याद रखें, शेख अहमद अब्दुल्ला कुवैत के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं। माउंट लाकी, लाकी भी है एक वोल्केनो है, ये लाकी लाकी से याद रखिएगा। कहाँ इरप्ट हुआ है? तो इंडोनेशिया में इरप्ट हुआ है। लाकी लाकी कहाँ इरप्ट हुआ है? तो इंडोनेशिया में इरप्ट हुआ है। अभी हाल में एक ट्रॉपिक साइक्लोन आया था अलवारो, कहाँ आया था? तो मेडागास्कर में आया था। कीवर्ड याद रखना है सिर्फ, ठीक, मैंने हाईलाइट भी कर दिया डिफरेंट कलर से। मदरबारी पोर्ट कहाँ है? तो ये बांग्लादेश का है, पहला डीप सी पोर्ट है, मतलब डीप सी पोर्ट। और किसके साथ डेवलप करेगा? जापान के साथ डेवलप करेगा। ठीक, अभी हाल में चाइना जो है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाल में चाइना ने अभी एक सी ड्रिल मेनजिंगजांग लॉन्च किया था, जो कि अर्थ जो क्रस्ट है, ये अर्थ है, ये डिफरेंट अर्थ, ये अर्थ का क्रस्ट है, उसमें जा कर के ये नीचे जाएगा, मेंटल के नीचे, ऐसा क्रस्ट मेंटल कोर, उसमें जा कर के करेगा। हाल में जो क्वीन मैग्रेट 2 है डेनमार्क की, वो अपना जो राजगद्दी थी छोड़ी है, और जो ये लॉन्गेस्ट रनिंग मतलब सर्विंग मतलब सबसे ज़्यादा दिन तक गद्दी में बैठने वाली डेनमार्क की क्वीन थी, और फ्रेडरिक एक्स को नया राजा बनाया गया, ये ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश जो अभी स्टेट है, वो हाथी कम्युनिटी को जो है उसको शेड्यूल कास्ट का दर्जा दे रहा है, ठीक, दिया है। ठीक, हाथी कम्युनिटी को ट्रांसगिरी इन सिमलू डिस्ट्रिक्ट के हैं हाथी कम्युनिटी, उनको शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया है। अभी हाल फिलहाल में जो ONGC है, ONGC है, वो अभी क्या करेगा कि जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है, वहाँ पे क्रूड ऑयल प्रोडक्शन के लिए प्रोजेक्ट लगाएगा, देखिएगा। ठीक, अभी हाल में ही DRDO ने जो भारत का जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, वसुहोर्दोस है, वो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है, DRDO ने डेवलप किया, ये ध्यान रखिए। किसने डेवलप किया? तो DRDO ने किया, ये ध्यान रखिएगा। इंडियन मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 कहाँ हुआ था? तो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस कहाँ हुआ है? तो ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, ये BR अम्बेडकर का है, सोशल जस्टिस अम्बेडकर, ऐसे याद रखिएगा। ये सबसे लंबा स्टैचू BR अम्बेडकर का है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अभी हाल फिलहाल में जो इंडियन IIT खड़गपुर है, वो डिस्कवर किया है एक ह्यूमन सेटलमेंट, जो कि लेटर वैदिक पीरियड का है, वेदनगर में। कहाँ किया है? तो वेदनगर में। पूछ देगा वेदनगर में भी क्या हुआ है, तो 800 सेंचुरी का ये हुआ है, या पूछ देगा कि लेट वैदिक पीरियड का जो कहीं एक्सकवेशन हुआ है और किस जगह पे डिस्कवर हुआ है, तो आपको 4 जगह ऑप्शन दे देगा, उसमें एक वेदनगर रहेगा, तो आपको वेदनगर ही टिक करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अभी हाल में जो आर्मी है, अभी सर्वशक्ति ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया था जम्मू कश्मीर में। जो भी टेररिस्ट हैं उनको टारगेट करने के लिए किसने किया था? तो आर्मी ने किया था। GI टैग हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, जो इंपॉर्टेंट होगा हम लोग वही देखेंगे। आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, मैं इंपॉर्टेंट सब बता देता हूँ। लंजिया सौरा पेंटिंग उड़ीसा से है, ठीक, और इसमें एक काला जीरा राइस देख लीजिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एक सिमली पिल तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी तभी है, इससे नाम से हो जाएगा कि उड़ीसा में है। हैंडमेड कारपेट, ये ऐसा तो आएगा नहीं, या फिर वांचो वुडन, हाँ ये आ सकता है। वांचो वुडन क्राफ्ट कहाँ से? तो अरुणाचल प्रदेश से है। वेस्ट बंगाल से तंगिल साड़ी है। काला नुनिया राइस हम लोग ने ऊपर देखा ही था, वेस्ट बंगाल से ही है। कोरियल साड़ी कहाँ से? तो वेस्ट बंगाल से ही है। रामबान अनारदाना कहाँ से है? तो जम्मू कश्मीर से है। अब ये हम लोग ने ऊपर देखा ही था, ये एक खजूर है, काची कच्चीची खारिक, ये हम लोगों ने ऊपर देखा ही था।
चलिए ये हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब प्लेसेस इन न्यूज देख लेते हैं, ये लास्ट है। तो एक सेकंड में साफ कर देता हूँ। चलिए ठीक हो गया। अब प्लेसेस इन न्यूज हम लोग देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने वेदनगर देखा था, गुजरात में मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में था। 800 BC का मिला है यहाँ पे। लेटर वैदिक पीरियड का यहाँ पे मिला है। डिस्कवर हुआ ह्यूमन सेटलमेंट कहाँ, वेदनगर में हुआ है। पेंच टाइगर जब हम लोग देखा था कि डार्क स्काई, अभी हम लोगों ने ऊपर में देखा ही था। चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम लोग देखा था, एक ऑटर मिला है, स्पेसिस मिला है, ठीक, वो देखा ही था हम लोगों ने। विजयवाड़ा में हम लोगों ने देखा ही था कि अम्बेडकर का सबसे लंबा स्टैचू बन रहा है, ये हम लोगों ने देखा ही था अभी। और पाके जो हॉर्निबल फेस्टिवल होता है, ये हम लोग देखा ही था कहाँ, तो अरुणाचल प्रदेश में। पाके पेक हॉर्निबल फेस्टिवल अभी हुआ है ईस्ट कामेंग में, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। और इंडिया हैज रिकॉर्डेड इट्स फर्स्ट ईवर कन्फर्म्ड साइटनिंग ऑफ रेयर तिब्बतियन ब्राउन बियर। अभी हाल में जो भारत में जो रेयर ब्राउन बियर है तिब्बतियन, वो कहाँ दिखा है, तो सिक्किम में दिखा है, ये ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट देखिए क्या क्या मैं बता देता हूँ इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं टिक कर दे रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है। ये तीनों VVI लगा लीजिए, एक क्वेश्चन आना ही है यहाँ से। ये और ये VVI। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। आप वीडियो देखिए, और इसका वीडियो देखिए, एक बार देखने से वीडियो नहीं होगा। अभी हाल में टेस्ट जब मैं ले रहा था, तो मतलब लोग एक बार वीडियो देख करके टेस्ट दे रहे थे, तो बहुत मतलब मिस्टेक कर रहे थे, गलत, एक बार में याद नहीं हो रहा था। देखिए, और इसमें इससे डिटेल करंट अफेयर्स आपको आएगा नहीं। हर मंथ हम लोग इसी तरीके से कवर कर रहे हैं, तो इससे डिटेल आपको पढ़ना भी नहीं है और आएगा भी नहीं करंट अफेयर्स, ठीक। तो आप वीडियो को देखिए 2 बार 3 बार, आप सिर्फ सुन लीजिए। PDF को पास में रखिए और सुनिए। PDF पढ़िए और सुनिए, वीडियो को सुनिएगा, 2 से 3 बार वीडियो सुन लीजिएगा। एक बार वीडियो नॉर्मल स्पीड पे सुनिए, उसके बाद आप 1.5x या फिर 2x से वीडियो को सुनिए, तो आपको सारा करंट अफेयर्स याद हो जाएगा। अब करंट अफेयर्स में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, उन्होंने बहुत डिटेल में कवर किया है। फिल्म भी कवर किया है, बुक्स भी कवर किया है, डेज भी कवर किया है, जितना अवार्ड्स मिले हैं सब हम लोगों ने कवर किया। देखिए, अवार्ड्स कवर किया, जितना हो सकता था मतलब बना है, सब कुछ हम लोगों ने कवर किया है। तो इससे डिटेल में करंट अफेयर्स पूछेगा नहीं। आप आराम से वीडियो को देखिए, करंट अफेयर्स का वीडियो आराम से देखिए, इससे बाहर करंट अफेयर्स नहीं आएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और कमेंट में बताइए कैसा लगा वीडियो आपको। अगर आपको कुछ लगता है फीडबैक देना है, तो फीडबैक भी दे सकते हैं, हम लोग इम्प्रूव करेंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं जैसे टेलीग्राम का जो लिंक है, वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप वहाँ से टेलीग्राम से जुड़िए। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स का MCQs, मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबका डिफरेंट MCQs मिल जाएगा फ्री में, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।